जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सार्क के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सार्क कब बना था, इसका काम क्या है, ये कैसा ग्रुप है और इस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रियां हैं और अभी जो है वो सार्क का स्टेटस क्या है। तो फिर करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सार्क जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो काम है वो इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जितने भी पूरे रीजन को इकोनॉमिकली जोड़ना है। तो सार्क जो संगठन है वो कब बना था, तो पहली बार कि सार्क संगठन 8 दिसंबर 1985 में बना था। और इसकी जो फाउंडर कंट्रियाँ थी, जो सबसे पहले जो फाउंडर कंट्रियाँ थी वो कौन कौन सी थी, तो वो थी 7 कंट्रियाँ, जिसमें है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और बाद में जो एक नया मेंबर जुड़ा वो जुड़ा अफ़गानिस्तान, जो कि 2005 में सार्क से जुड़ा और ये जुड़ने के साथ ये सार्क का 8वां मेंबर भी बन गया। सार्क का जो हेड क्वार्टर है और जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू, जो कि नेपाल के अंदर है। भले ही इसका आइडिया जो स्टार्ट हुआ था ढाका से स्टार्ट हुआ था, बट इसका जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू में ही बनाया गया। सार्क के 9 ऑब्जर्वर कंट्रियाज़ हैं, तो मैं बता देता हूँ नाम आपको। एक तो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, साउथ कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है और यूएसए है। सार्क जो बनाया गया वो इस रीजन के कुछ रिस्पेक्ट करता है, कुछ प्रिंसिपल है जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है सार्क, जैसे कि सोवर्निटी इक्वालिटी हो गया। तो इसमें यह है कि जैसे सारे जो मेंबर्स हैं, जो आम इंसान हैं, ये इस रीजन के सब इक्वल है और इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है कि ये सबको इक्वल तरीके से जज करेगा, या तो वो किसी भी कंट्री के पीपल हो। इसमें है कि जो पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस भी मिलेगा, जो कि एक देश के जो भी पॉलिटिकल मेंबर है वो अदर कंट्री के पॉलिटिकल मेंबर से कोलैबोरेट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसे ये प्रिंसिपल पे काम करेगा। और इसमें नॉन इंटरफेरेंस पे भी काम करेगा। किसी भी एक कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री का तरक्की या ऐसा कुछ देख के उसको रोकेगी नहीं या उसके ऊपर कोई कमेंट पास नहीं करेगी। उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की ध्यान रखेगा कि किसी भी कंट्री के बॉर्डर के ऊपर कोई कंट्री जैसे कब्जा नहीं कर सकती या ऐसा कुछ इंटेंशन से नहीं वहाँ पर रहेगी। तो बट ये वाला तो डिस्प्यूट देखने को मिलता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेके। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सार्क की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको पता होगा कि कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, ताकि लोगों की भलाई हो उस रीजन के अंदर। तो ये भी सार्क जो है ये इसलिए बनाए गए ताकि जो साउथ एशियन जो लोग हैं, साउथ एशिया में जो भी कंट्रियाँ आती हैं वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। तो फिर इसमें जो वेलफेयर है इसमें देख लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया गया है कि साउथ एशिया की कंट्रियां जो है वो खुद में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। उसके बाद जो सामाजिक प्रोग्रेस हो उसके ऊपर काम करें। उसके बाद जो कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करे। जैसे कि अभी हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है, वैसे भी उस टाइम पे साउथ एशिया में ऐसा बनाया गया था कि साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रियां हैं वो आत्मनिर्भर बने। और जितना भी एक दूसरे कंट्रियों से इंटरेक्शन बढ़ेगा या बिजनेस पर्पस से लेके इकोनॉमिक से लेके अगर कोलैबोरेशन बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि कंट्रियों के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे अब कि किस किस एरिया में जो है ये कोऑपरेशन करते हैं। तो पहला तो हो गया जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया। तो इसमें जो आ गया वो टूरिज़्म आ गया, जो एजुकेशन की फैसिलिटी है उसको बढ़ाना है, जो हेल्थ की फैसिलिटी है उसको बढ़ाना है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में करना चाहते हैं, जो कि खेती हो गई, खेती से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई, जो गांव में डेवलपमेंट की जा सकती है उससे रिलेटेड चीज़ें हो गई। तीसरा जो है वो है इन्वायरमेंट है, नेचुरल डिज़ास्टर्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद जो नेचुरल डिजास्टर आती है उसमें एक दूसरी कंट्रियों की मदद की जा सके। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको एक दूसरी कंट्रियों से शेयर करके इम्प्रूव किया जा सके। उसके बाद जो चौथा है वो इकोनॉमिक है, ट्रेड है और फाइनेंस है, मतलब इकोनॉमिकली ग्रोथ किया जा सके, एक दूसरे कंट्रियों में आपस में ट्रेड किया जा सके जिससे कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो। उसके बाद जो पांचवा है वो है इन्फॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन, इससे कि पॉवर्टी है जो हमारे देश में गरीबी है, जो भुखमरी है जो एशियन रीजन में है उसको कम किया जा सके। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वर्क करना है।
सातवां जो है वो एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में इम्प्रूव करना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छा करनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है वो अच्छी करनी है। और जो सातवां है वो है एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चरल एंड अदर्स, जैसे कि एजुकेशन हो गया, पढ़ाई की स्थिति अच्छी बेहतर करनी है, सिक्योरिटी हो गया, अपने देश की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है या अपने देश की सिक्योरिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। तो इन सब फील्ड में है वो जो सार्क जो है वो कोऑपरेट करता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सार्क का जो 3 फेमस मतलब महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लें। तो पहला तो है वो है काउंसिल है। तो काउंसिल में ये है कि जैसे जो भी 8 कंट्री हैं उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, जो कि सरकार के मुख्य होंगे, वो उस मेंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमारे देश में भारत में कौन है, हमारे मोदी जी हैं, तो ये हमारे देश की तरफ से रहेंगे। दूसरा जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, जैसे हमारे देश में जो है एस जयशंकर साहब जी हैं। अब तीसरा जो है वो है सेक्रेटेरिएट। इसमें क्या है, वो सेक्रेटरी जनरल जो है इसमें बैठेगा, और सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, तो वो आके इसमें बैठेंगे। तो सार्क जब अच्छे से काम कर रहा था तो उस टाइम जैसे अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई थी, तो बता देते हैं जहाँ जहाँ बनाई गई थी। तो पहला तो था जो है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो कि पाकिस्तान के अंदर बनाया गया था। सार्क डेवलपमेंट फंड, जो कि भूटान में बनाया गया है। सार्क साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया में बनाया गया है। और साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ढाका में बनाया गया है। तो सार्क जो है वो 2016 के बाद से जो फेल होती हुई नज़र आती है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो उरी अटैक करवाया गया था उसमें इंडिया ने ये बोला था, क्योंकि वो जो सार्क की मीटिंग थी वो इस्लामाबाद में होने वाली थी उस टाइम, तो इंडिया ने ये बोला था कि हम उस मीटिंग में नहीं जाने वाले हैं। और इंडिया के साथ साथ जो बाकी जो कंट्रियां हैं वो भी इस चीज़ का बॉयकॉट की कि वहाँ पे नहीं जाएंगे, और इसके साथ साथ जो है वो सार्क की मीटिंग लमसम ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब कोविड का टाइम आया तो उसके बाद हमारे मतलब भारत ने कहा कि हम लोग सार्क की मीटिंग रखेंगे, वो भी वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग मतलब क्या होता है, जो जैसे वीडियो कॉल पे बातें होती है, तो वो मीटिंग रखेंगे। और इसमें क्या डिस्कस होगा, इसमें डिस्कस होगा कि जैसे कोरोना वायरस को कैसे टैकल किया जाए। तो आई थिंक आपको ये वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।